हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 का चैप्टर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कहाँ से आई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर है, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। अगर आप वो देख कर आएंगे तो आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, जितना होगा वो मैं यहाँ पर रिलेशंस आपको बताने की भी कोशिश करूंगी कि ये रिलेशंस क्या कहाँ से हैं और इनका मीनिंग क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसे प्रीवियस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन फाइंड आउट किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास जो रिलेशन आया है वो ये आया था। यहाँ पर E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ एवरेज क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और जो ये नेगेटिव साइन आया है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। फिर हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये रिलेशन भी फाइंड आउट किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन आता है। तो पोटेंशियल के साथ रिलेशन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का Vd इज इक्वल टू कैपिटल V। यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और टाउ एवरेज क्या है? यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इस वीडियो में, हमारा टॉपिक क्या है आज का। हम जो है सबसे पहले निकालेंगे रिलेशन किसका? करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन आता है। तो हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन आता है VD/E/NA। ठीक है, VD तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो इसका फुल कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। और N क्या है? यहाँ पर N काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम या कहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और वॉल्यूम से किसी चीज को डिवाइड करते हो तो क्या हो जाती है? फ्री वो डेंसिटी बन जाती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मतलब एग्जांपल से समझें, अगर मैं 1 मीटर क्यूब का कॉपर का 1 मीटर का क्यूब लूं तो उसमें जितने कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? बहुत सारे, 10⁻29। कॉपर की बात करें तो ये डाटा हमें दिया रहता है कि कॉपर के 1 मीटर के क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो N क्या है? यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो अब हम ये रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक कंडक्टर बना लिया है सिलेंड्रिकल शेप का, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर हमें मेंशन है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो E एक्सटर्नल ये लगा दिया है हमने। और इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दोनों एंड्स के अक्रॉस वो कितना है? V है। ठीक है, अब हम इस कंडक्टर में दो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लेते हैं। एक तो ये, ठीक है, और ये एक तो ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1। और एक यहाँ पर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, चलो 2 बोल देते हैं इसको। ठीक है, 1 और 2। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि dt टाइम के अंदर, कितने टाइम में? dt टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन में थे
वो dt टाइम में यहाँ पर आ गए हैं सेकेंड वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया में थे वो dd टाइम के अंदर सेकेंड वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में आ गए हैं। तो ये क्या है, कंडक्टर है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए होंगे तो इससे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन में आ गए होंगे, और जो इस क्रॉस सेक्शन में रहे होंगे वो यहाँ पर आ गए होंगे इस मिड वाले रीजन में। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस क्रॉस सेक्शन को, फर्स्ट जो क्रॉस सेक्शन है इसमें से dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए होंगे। तो dt टाइम में जितने इस क्रॉस सेक्शन को पास करके आए होंगे वही इस वाले रीजन में आए होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है कि इस क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, जितने यहाँ पर आ गए होंगे dt टाइम में उतने ही होंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास अक्रॉस क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt, कि dt टाइम में फर्स्ट जो ये क्रॉस सेक्शन है 1 ने, इसको कितने इलेक्ट्रॉन पास करके आएंगे, dt को किसके इक्वल होगा, वो ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड इन शेडेड रीजन, कि जितने इलेक्ट्रॉन इस शेडेड रीजन में भर गए होंगे, इस शेडेड रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे वही इसको छोड़कर आए होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पर आपको? ठीक है, चार्ज पासिंग अक्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt, कि dt टाइम में न इस क्रॉस सेक्शन फर्स्ट को कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज फाइंड आउट करना है हमें। जब इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे निकाल लेंगे, अगर हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पास किए हैं तो हम निकाल सकते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख लेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करके आए हैं और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि इस क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन पास करके आए हैं फर्स्ट वाले भी क्रॉस सेक्शन को, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा अगला टास्क है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं हमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन को पास करके आए हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम n हमें पता है, n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस पूरे रीजन की वॉल्यूम निकाल लें, इस शेडेड रीजन की, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं हम उसको n से मल्टीप्लाई करके, हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आए हैं और वो कौन से होंगे, जो इस फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन को पास करके आए होंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो dt तो टाइम है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना है हमने, a माना है। तो हमारे पास अब अगर हम और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालें इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, इस शेडेड रीजन में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, टाइम कितना है dt है। ये तो क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया कि कितने कितने डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आए हैं इलेक्ट्रॉन इस शेडेड रीजन में। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास क्या बन गई, वॉल्यूम हो गई। कौन से रीजन की, इस रीजन की वॉल्यूम हो गई। ठीक है, और अगर हम इस वॉल्यूम को, ये हमारे पास क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। ठीक है, इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और इतनी इस एरिया की वॉल्यूम कितनी है, इतनी है vd इंटू dt इंटू में a, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे एरिया की हमें वॉल्यूम पता चल गई। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, ई होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू, मतलब कितना चार्ज हमें यहाँ पर पास करके गया है क्रॉस सेक्शन फर्स्ट को, कितना करके गया है, n इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू ए इंटू ए। क्लियर है यहाँ पर आपको टर्म? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें पता है करंट की डेफिनेशन क्या होती है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है करंट, कि एक सेकंड में कितना चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करे हैं, तो वो क्या होता है करंट की डेफिनेशन। तो करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। अब हमारे पास अभी हमने रिलेशन पढ़ा है जो
क्या निकाला है हमने, डी क्यू की वैल्यू निकाली है। डी क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी पीछे, डी क्यू हमने निकाला है एन इंटू में वॉल्यूम कितनी आई है वो वी डी इंटू में डी टी, और अगर हमने इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आई है ना डी, किसकी वैल्यू आई है, डी क्यू की वैल्यू आई है। अब ये डी क्यू की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे करंट वाली में, तो ये तो डी क्यू है, करंट वाली में पुट करेंगे यहाँ पर ये वैल्यू, तो करंट अपॉन में यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर करंट की बात करें तो मैं इसी में लिख देती हूँ, करंट इज इक्वल टू क्या है डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू की वैल्यू हमारी अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ी है कितनी आई है, तो और इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, dt से। तो यहाँ से देखो आपके पास कुछ नहीं होगा, तो सिंपली dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ गई, एन वी डी ए ई। अगर इसको सिंपली ऐसे लर्न करने के लिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया वी डी ई एन ए, ताकि ये नाम बन जाए वीना, ठीक है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने यही देखा था कि हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया है, करंट I इज इक्वल टू वीना के इक्वल है। Vd क्या है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, या बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब हमने जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये Vd का रिलेशन हमने पोटेंशियल के साथ ये होता है, ठीक है। तो वीडी और पोटेंशियल का रिलेशन ये है, तो यहाँ पर इस वीडी की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, ई वी, वीडी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ई वी एल एम एल इंटू में टाउ, ये किसकी वैल्यू है, वीडी की वैल्यू है, और साथ में इना और आ गया। तो करंट और पोटेंशियल का रिलेशन भी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब आई क्या आ गया हमारे पास, एन ई स्क्वायर, अब ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, एन ई का स्क्वायर टाउ ए वी अपॉन में एम एल। पिछले वाली इक्वेशन को सोल्व किया है, देखो पीछे इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये आई है, तो देखो ई और ई दो बार है, तो कुछ नहीं किया, सिंपली एन ई स्क्वायर वी टाउ ए अपॉन में एम एल, ये इक्वेशन किया। अब यहाँ से v इज इक्वल टू, v को तो इधर ही रख लिया और बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके चले गए, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, i इंटू में एम एल अपॉन में n, ये क्या हो जाएगा, n ई स्क्वायर टाउ ए, क्लियर है, ये हो गया n ई स्क्वायर टाउ ए, v को यहीं पे रखा, और ये एम एल आई ए इधर आ जाएगा, एम एल आई इधर हो गया, और ये हो गया हमारे पास n ई स्क्वायर टाउ ए, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको यहाँ पर पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं। m मैंने आपको बता ही दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, l जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, टाउ जो क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या होता है कि दो कोलिजन्स के बीच जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कर्नल से कोलाइड करता है, तो उन दो कोलिजन्स के बीच जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या ले लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करके और उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे, तो वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। और ये हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कोलिजन्स बहुत फास्ट फास्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, नैन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है, ये जो फॉर्मूले में जो हमारी टर्म्स थी उनका मीनिंग है। अब हमारे पास आता है कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया, तो अभी आपने देखा कि जो अगर हम पिछले इक्वेशंस अभी देखेंगे जो हमने अभी निकाली थी, जो ये वाली रिलेशन क्वेश्चन में देखो ये जो टर्म हमने निकाली है यहाँ पर, तो ये जो है ये भी कांस्टेंट है, देखो m भी हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकती हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो, और ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हम क्या कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो ये अभी
देखो यहाँ पर जो हमारा ये R इज इक्वल टू ओम्स लॉ से हमें पता है, ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, अभी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम R लगा देते हैं और इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि करंट के फ्लो को क्या करता है, ओपोज करता है। इसको R से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो है वो ओम होती है। ओम किस टर्म को बोला है हमने, पोटेंशियल की क्या होती है वोल्ट, और करंट की क्या होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हमने क्या बोला, एक नई टर्म जो है वो ओम बोला। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है। देखो यहाँ से कहाँ से आया है आर रेजिस्टेंस एक्चुअल में, वो तो हमें पहले ही पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो तो सिंपली हम छोटी क्लास में पढ़ के ही आए हैं। तो यहाँ से भी देखो दो रिलेशन हमने देखे, एक तो करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमने ये रिलेशन देखा है। अब हम क्या करेंगे, ये VD की वैल्यू हमें पता है, अभी पीछे मैंने डिराइव की है, तो जो ये VD की वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। I इज इक्वल टू VD की वैल्यू क्या है, ये V, और ये कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन है जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ रिलेशन देखा है। तो ये वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे पुट कर दी, टाउ भी है साथ में, ठीक है, और ये साथ में इन आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से V मैंने यहाँ पे रखा और करंट को नीचे लेकर चली गई। सिंपली इस इक्वेशन से हमने V बाई I की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमारे पास आ गई क्या, MLN, ये हो गया N E स्क्वायर टाउ A। ठीक है, और अब V बाई I क्या है, सिंपली हमें पता है V बाई I क्या है, R होता है। V बाई I क्या होता है, R होता है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ गया हमारे पास MLN E स्क्वायर, एन ये इसके 2 नहीं है, ये इसकी पावर है e की, e स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ से हमने पाया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो ये सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, क्या, m n स्क्वायर और टाउ, है ना, ये सारी टर्म्स भी क्या है, कांस्टेंट रहेंगी। अब इनको हम, इस कांस्टेंट को हमने एक अलग नाम दिया जो हो गई आपकी रो से रिप्रेजेंट किया, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो टाउ है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है, मतलब कोलिजन फास्ट होंगे, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये आपकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का अगर आप पूरे कंडक्टर में से एक निकालोगे, क्योंकि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अगर आप एक साइज का मीटर क्यूब निकालोगे या 2 का कितना भी बड़ा एरिया निकालोगे एक मटेरियल से, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है ऑलरेडी। तो 1 मीटर क्यूब की भी वही होगी, 2 मीटर क्यूब की भी वही रहेगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर कहाँ से आई है, तो इसकी हमें निकालनी है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और अपॉन में क्या आएगा, लेंथ आएगी, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। एक इसकी यूनिट है रेजिस्टिविटी की। क्लियर है, ये जो आपका टॉपिक है ये आया है आपको आज पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहाँ से आए हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।